Hello students, welcome to the session of Social Science. We are starting a new chapter of class 10th Geography called Resource and Development. I am sure आपने सबने जूनियर क्लासेस में रिसोर्सेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा और अब बारी है अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने की. And that is why in today's session we are going to explore what resources actually are and its classification. So let's start our session with an interesting activity. Activity is very simple. You have to focus on your daily routine. सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात को सोने से पहले डिनर करने तक आप बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. चलिए उनकी एक लिस्ट बनाते हैं. सबसे पहले हम बात करें तो टूथपेस्ट से ही शुरू कर लेते हैं. टूथब्रश, टूथपेस्ट, उसके बाद नहाने के लिए सोप एंड शैम्पू, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट, पहनने के लिए कपड़े, खाना खाने के लिए खाना, इसके अलावा पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, बाहर घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा खेलने के लिए टॉयज एंड गैजेट्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और आज की टेक सेवी दुनिया में इंटरनेट. ये सारी ही चीजें आप इस्तेमाल करते होंगे. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारी चीजें जरूरी भी हैं? अब आप कहेंगे कि सर आप कैसा सवाल कर रहे हो. डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम इन्हें कहते क्या है. आप कहेंगे कि सर हम इन्हें ही तो रिसोर्स कहते हैं. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो चलिए रिसोर्स को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं. हमने साइंस में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर. अब जरा अपने कमरे में नजर घुमाइए. क्या आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो आपके काम की नहीं है फिर भी आपके घर में है? या इनफैक्ट आपके छोड़िए, किसी के काम की नहीं है फिर भी आपके घर में है? नहीं मिली ना? तो क्या हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस इज ऑल्सो अ रिसोर्स? ये डेफिनेशन कुछ हद तक तो ठीक है, पर कब तक? क्योंकि अब हम आ गए हैं क्लास 10th में और बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अब जरूरत है कि हम रिस्पॉन्सिबल आंसर दें. तो इसीलिए हम समझते हैं कि रिसोर्स की एक्चुअली डेफिनेशन है क्या और किसे हम रिसोर्स बोलेंगे. सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड इट कैन बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. Then only we can term this as a resource. अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज को हम ऐसे ही रिसोर्स नहीं बोल सकते. अब वो इन 3 पैरामीटर्स को अगर पूरा करती है तभी जाके रिसोर्स बनती है. चलिए इन्हें वन बाय वन समझाता हूँ. मान लीजिए आपकी कॉलोनी के नीचे ऑयल मिल जाता है, तो क्या करा जाएगा? अब आप कहेंगे सर ऑयल तो निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है. तो उसके लिए पूरी कॉलोनी को शिफ्ट किया जाएगा, फिर खुदाई की जाएगी और फिर जाके ऑयल निकाला जाएगा, जो कि हमारी नॉर्मल टेक्नोलॉजी है. पर क्या कोई बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती थी जिसमें लोगों को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता था? अब ऐसे में मान लीजिए जो ऑयल निकला वो सिर्फ 100 करोड़ की वैल्यू रखता है और आपने जो खर्चा किया वो 1000 करोड़ का था. तो क्या ऐसे में वो इकोनॉमिकली हमारे लिए एक रिसोर्स कहलाने लायक भी है? तो आप देखेंगे यहाँ पर आती है बात टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. यानी क्या आपके पास कोई बेहतर टेक्नोलॉजी है या क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम उसको एक्सेस कर पाए? अगर मैं कहूं कि मार्स के अंदर हमें पानी मिल गया जो हमारी जो स्कैरसिटी ऑफ वाटर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, बट कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है. दूसरी बात, अगर टेक्नोलॉजी मिल भी गई तो क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है? जैसे हमने पेट्रोलियम वाले एग्जाम्पल में बात की, 100 करोड़ के लिए 1000 करोड़ लगाना बेकार की चीज है. इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो. इसके बाद क्या कल्चर उस चीज को एक्सेप्ट करता है या नहीं? अब जब ये 3 पैरामीटर पूरे हो जाएंगे तभी हम किसी चीज को रिसोर्स बोलेंगे. क्योंकि अगर हमने बोला कि एवरीथिंग अराउंड अस इज अ रिसोर्स तो ये गलत होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है. इसके अलावा बहुत सारी जगह आपको पानी में कंटामिनेशन वगैरह देखने को मिलता है. ये हमारे काम का नहीं है. तो अब हम जिस भी चीज को रिसोर्स बोले तो ध्यान रहे इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही बोले. इसके बाद हमें कुछ लोग मिलते हैं जो पानी की वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज और ना जाने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाते मिलते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि रिसोर्सेज को एक्चुअली वैल्यूएबल बनाते हैं ह्यूमन एफर्ट्स, नॉलेज एंड इनोवेशन. इसकी कहानी को समझने के लिए हम इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन को समझते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलता है इंटरेक्शन ह्यूमन का रिसोर्सेज के साथ, जिसमें सेंटर स्टेज पे आते हैं ह्यूमन बीइंग. अब ह्यूमन बीइंग जाता है नेचर में यानी फिजिकल एनवायरनमेंट में, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से, और बनाता है
इंस्टीट्यूशंस जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए इस पूरे इंटरेक्शन को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको जो इंटरेक्शन देखने को मिला उसके जरिए हम चीजों को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पर जो इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में, और जहां पर सेंटर स्टेज पे आते हैं हम यानी ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमंस जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट में जाते हैं यानी नेचर में जाते हैं चीजों को ढूंढने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल के लिए आदि मानव कब तक गुफाओं में रहता, उसे घर तो बनाना था। अब घर बनाने के लिए उसे एक मजबूत चीज चाहिए थी, तो वो जब जंगल में गया तो उसे पेड़ नजर आए। उसे समझ आया कि पेड़ों से लकड़ी को लिया जा सकता है। तो उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो थी कुल्हाड़ी की। अब कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उसने पेड़ों को काटा और अपने लिए घर बनाया। तो आपने देखा कि यहाँ इंसान नेचर में जाता है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करता है और उसे वैल्यूएबल रिसोर्स में फाइनली कन्वर्ट कर देता है। ऐसा नहीं हुआ ना कि पेड़ चल के आया, क्योंकि अगर पेड़ सच में चल के आता तो आई एम श्योर आप में से कोई कभी जंगल नहीं जाता। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो चीजों को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है और इंस्टीट्यूशंस का सेटअप करता है। देन यही इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज रिसोर्सेज, और फिर वो करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो एक बात तो बहुत क्लियर है यहाँ पर, अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब अगर कोई चीज हमारे लिए जरूरी है तो उसको समझना भी जरूरी है, और इसी चीज को समझने के लिए हम चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसके अंदर आती है दो कैटेगरी। एक आता है बायोटिक यानी लिविंग, ऐसी चीजें जिनमें जान होती है यानी जीवन होता है, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना। इसके बाद आते हैं एबायोटिक, ऐसी चीजें जो कि नॉन लिविंग है सिंपली, जैसे मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, ये सब चीजें नॉन लिविंग है, तो हम इन्हें एबायोटिक की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आती है हमारा सेकंड बेसिस कॉल्ड एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस में हमारे पास दो कैटेगरी हैं। एक है रिन्यूएबल यानी ऐसी चीजें जो कॉन्टिन्यूअसली रिन्यू हो सकती हैं, जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस हैं यानी कभी खत्म नहीं होंगी। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल यानी ऐसी चीजें जिनकी जो क्वांटिटी है वो फाइनाइट है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है, जो कि हम ह्यूमंस के पास बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इनको बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल करना है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। इसके बाद हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आता है यानी मालिकाना हक। इसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि आपके हैं, जैसे आपकी साइकिल, आपके कपड़े, जो भी चीज आपसे बिलोंग करती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्राइवेट ओन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में गार्डन बनाया, अब वो गार्डन आपने अपने लिए बनाया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि गली मोहल्ले के जो लोग हैं वो उसमें आके घूमने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जिस पर आपका मालिकाना हक होता है उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे फार्मलैंड, आपका घर, एक्सेट्रा। इसके बाद कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है, जैसे कम्युनिटी पार्क, कम्युनिटी हॉल, जिसको कम्युनिटी ही यूज करती है और मैनेज करती है, पब्लिक रोड्स, पार्क्स, एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं नेशनल रिसोर्स। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ ही नेशनल रिसोर्सेज में आता है, क्योंकि सब कुछ ही गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल देखने को मिलता है गवर्नमेंट का, जिसमें क्या आते हैं रिवर्स और फॉरेस्ट। वैसे इनकी जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट पे डाल देंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी नेशनल टेरिटरी के बाहर होता है। तो यहाँ पर अपने नेशनल रिसोर्सेज की जो बात की वो हमारी टेरिटरी के अंदर था। चलिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। लैंड बाउंड्री तो फिक्स होती है, पर जो वाटर बाउंड्री यानी कोस्ट लाइन होती है वो फिक्स कभी नहीं होती। आपने सुना होगा हाई टाइड्स और लो टाइड का कॉन्सेप्ट। तो इसी वजह से जब हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो पानी में यानी कोस्ट लाइन पे हमारी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल के होते हैं, पर उसके बाद एक इकोनॉमिक जोन आता है और उसके बाद बचता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसे गवर्न किया जाता है बाय ग्लोबल एग्रीमेंट्स, जिसके अंदर मेनली ओशियंस आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज की। ये वो रिसोर्सेज हैं जो
प्रेजेंट तो हैं पर इनका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाया है। एग्जाम्पल के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की बात कीजिए, वहां पर सनलाइट एम्पल अमाउंट में है। इसके अलावा विंड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। अगर वहां पर हम सोलर पैनल्स और विंड एनर्जी के लिए विंड मिल्स को इंस्टॉल कर दें तो काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है, बट अभी भी इनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसके बाद आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो पूरी तरीके से डेवलप है, हमें क्वांटिटी पता है, क्वालिटी पता है, इनका पूरा सर्वे हो चुका है, पर इनका यूसेज डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे। इसके बाद स्टॉक, जैसे कि हम सभी जानते हैं हम चीजों का स्टॉक बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक हमारे पास अच्छा है, पर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। एग्जाम्पल के लिए हम ओशन की बात कर लेते हैं। हमारे को पता है कि जो पानी है वो एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमारे पास हाइड्रोजन का अच्छा खासा स्टॉक है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और ये दोनों फ्लेमेबल गैसेस को इस्तेमाल कर पाए। इसके बाद आती है बात रिजर्व्स की। ये वो स्टॉक है या हम कहें कि स्टॉक का ही एक पार्ट है जिसको हमने फ्यूचर के लिए सेव किया हुआ है। जैसे हम नदियों की बात करते हैं तो नदियों पे चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं जिसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, पर आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको फ्यूचर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो ये थे हमारे आज की कैटेगरी के अंदर रिसोर्सेज। तो आपको रिसोर्सेज समझ में आ गए, साथ ही साथ इनकी कैटेगराइजेशन भी समझ में आ गई। तो चलिए चलते हैं अपने टास्क की तरफ। टास्क में आपके पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी, व्हाट आर रिसोर्सेज। अब आपको डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट करना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में, और यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि अब रिसोर्सेज को आप ढंग से क्लियरली लिखें। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन इन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया है। इनसे रिलेटेड आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको भी जरूर स्टडी कीजिएगा और अपने आंसर में मेंशन कीजिएगा। मैं मिलता हूं इसके सेकेंड पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।